अखिलेश जी का पीडी और बीएसपी के बहुजन में अंतर क्या है, मुझे ये बताइए। कि बीएसपी में जिन लोगों को मान्यवर कांशीराम साहब ने तैयार किया, आर के चौधरी हूँ, बाबू सिंह कुशवाहा हूँ, तमाम लोग जो हैं वो सपा के साथ हैं। और क्या इस प्रकरण के बाद यादव की जो सोच है वो बदलेगी थोड़ा सा? ओबीसी का वोट किधर जाएगा, दलितों का वोट किधर जाएगा, ये बताना। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी का। आज हमारे साथ दो युवा पत्रकार हैं। आज हम उत्तर प्रदेश की सियासत पर चर्चा करने वाले हैं। 27 को लेकर, 26 में जो पंचायत चुनाव आने वाला है उसको लेकर, और जो मौजूदा राजनीति चल रही है उसको लेकर भी। इनको तो आप पहचानते होंगे, इनका नाम है गौरव पाल और ये हैं युवा पत्रकार विनीत कुमार साहब। गौरव जी बताइए कैसे हो आप? बस बढ़िया, आप बताइए कैसे हैं? आप बताओ, ये बताओ जो बहुजन की राजनीति है इस समय, बहुजन कितना एकजुट है? बहुजन की राजनीति में बहुजन कितना एकजुट है, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि इस समय हम देख रहे हैं कि चारों तरफ जो है वो अंबेडकर की बात हो रही है, बहुजन की बात हो रही है। लेकिन अगर उस तरीके से देखा जाए तो वो अंबेडकर और बहुजन नहीं दिखाई दे रहा है, वो एक तरीके से उसके नाम पे टोकनिज़म दिखाई दे रहा है। हालांकि जो बहुजन है वो एक 85% समाज की बात करें, वो इकट्ठा नहीं है, वो कई जगहों पर बटे हुए हैं, कई दलों पर बटे हुए हैं, और इसी का लाभ जो है वो भाजपा जो है बहुत अच्छे तरीके से उठा रही है कि बहुजन जो है वो कई जगहों पर बटा हुआ है। तो ऐसे में देखा जाए कि अगर भाजपा को हराना है तो फिर 85% समाज को एक साथ होना होगा। और बड़ा सवाल ये है कि वो 85% समाज अपने आप को बहुजन मानने को तैयार भी हो। सिर्फ बहुजन सोशल मीडिया, टीवी या अखबार पर या नारों में ना दिखाई दे, वो ज़मीन पर दिखाई दे। और ज़मीन पर बहुजन कितना दिखाई देता है हम और आप भली बात ही जानते हैं। बीएसपी से आप कितना उम्मीद कर रहे हो फिलहाल? देखिए, पॉलिटिकल पार्टी है बीएसपी। जिस तरीके से सब लोग पॉलिटिकल पार्टी काम कर रही है उस तरीके बीएसपी काम कर रही है, और उस तरीके से सपा काम कर रही है, उस तरीके से कांग्रेस काम कर रही है। तो जाहिर सी बात है कि बीएसपी का जो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा है वो भी खतरे में है। तो ऐसे में बीएसपी के लिए करो या मरो की स्थिति है। खतरे में है राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा? हाँ बिल्कुल खतरे में है। तो उसके लिए क्या करना होगा? अब उसके लिए यही है कि आगे जो चुनाव आएंगे उसमें अच्छा प्रदर्शन करना होगा। उसको लेके वो जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनका अपना काम करने का तरीका होता है। किसी का दिखता है, किसी का नहीं दिखता है, वो अलग अलग तरीके हैं। जो गठबंधन की बात आ रही बार बार, बीएसपी गठबंधन क्यों नहीं कर रही है? करना चाहिए या अकेले दम पर सत्ता ला सकती है? अगर गठबंधन की बात देखी जाए बीएसपी की, तो अब तक जो चीज़ें हमने देखी, क्योंकि अब चुनाव दो बाइनरीज में हो रहा है। जी। इंडिया बनाम एनडीए। अब वो पुराने वाला दौर 90 वाला दशक नहीं रहा, उससे पहले वाला दशक नहीं रहा कि जब मल्टी पार्टी सिस्टम उस तरीके से काम होता था। अब जब लड़ाई ही बाइनरी की हो गई है, और ऐसे में अगर हम जो वो देखा जाए, चुनावी रिजल्ट देखे जाए जो बीते दिनों में आए हैं, उसमें जहाँ बीएसपी ने अकेले लड़ने की बात कही तो वहाँ बीएसपी को नुकसान हुआ। लेकिन अब पार्टी आगे भी अकेले लड़ने की बात कर रही, तो पार्टी की क्या विचारधारा है, क्या रणनीति है, आगे वो किस तरीके से? क्योंकि बसपा बीट देख रहे हैं लगातार, बसपा की राजनीति को समझते हैं, उसकी विचारधारा से तो आप वाकिफ़ हैं। नहीं, आगे रणनीति क्या है? पार्टी की विचारधारा अलग चीज़ होती है, रणनीति अलग चीज़ होती है। रणनीति क्या है कि आप इस बार पार्टी को अच्छी रणनीति बना रही है कि अकेले लड़के हम बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। लेकिन चुनाव है, चुनाव को रेत की ढांग कहा जाता है, मतलब रेत की दीवार, ठीक है, वो कभी भी गिर जाती है। तो रही गठबंधन की बात, अभी अगर हम यूपी के परिवेश में बात करें तो अभी बहुत समय है, कभी भी कौन सी पार्टी फिलहाल नज़दीक लगती है आपके हिसाब से? समाजवादी पार्टी या फिर कांग्रेस पार्टी या फिर अन्य कोई दल आपकी नज़र में है? किसके नज़र? बसपा के साथ कोई आएगी तो? अगर हम बसपा का इतिहास उठा के देखें तो बसपा गठबंधन तो भाजपा से भी हुआ है। अच्छा। बसपा ने भाजपा से समर्थन लेकर अपनी शर्तों पे सरकारें चलाई हैं। कांग्रेस से भी गठबंधन किया है, सपा से भी गठबंधन। प्री पोल की बात कर रहा हूँ। प्री पोल गठबंधन तो सपा से भी किया है, उससे पहले कांग्रेस से भी किया है ना? तो वो तो समय और रणनीति बताएगा कि किसकी कैसी ज़रूरत है, वो उस तरीके से लड़ेगा। ये जो समय क्या लगता है, क्या बहन जी अब दबाव में आ गई हैं, जो विरोधी लगातार आरोप लगा रहे हैं? देखिए, कोई नेता कभी दबाव में नहीं होता। हर नेता का अपना काम करने का तरीका होता है। वो देखता है कि मेरा बेहतर समय कब आएगा, तब वो अपनी असली चाल या फिर अपने असली पत्ते खोलता है। तो अच्छा, चंद्रशेखर कितने चुनौती बन सकते हैं बीएसपी के लिए? देखिए, चंद्रशेखर अपने हिसाब से काम कर रहे हैं ज़मीन पर। चंद्रशेखर का जो वोट है वो वही वाला वोट है जो बीएसपी वाला वोट है। लेकिन अगर हम पुराने चुनाव के नतीजे देखें उस तरीके से नगीना को छोड़कर, क्योंकि नगीना को हम ये नहीं कह सकते थे कि वहाँ पर वो दलित वोटों से जीते, क्योंकि वो मुस्लिम बहुल्य सीट थी। तो चंद्रशेखर जिस तरीके से काम करेंगे वो चुनौती बन सकते हैं, नहीं भी बन सकते हैं, वो बड़ी बात नहीं है। अभी जो उन पर आरोप लगा है, क्या उसका कोई नुकसान होगा इनको? देखिए, आरोप प्रत्यारोप नेताओं पर लगते रहते हैं, है ना? आरोप प्रत्यारोप नेताओं पर लगते रहते हैं। जब तक वो सिद्ध ना हो जाए उसको लेकर क्या कहना। किसी की पर्सनल लाइफ है, उसको लेकर ज़्यादा टीका टिप्पणी करना उस पर ठीक नहीं। आपको लगता है अब ये पर्सनल ही है उनका, सार्वजनिक नहीं है ये सब मामला पूरा?
देखिए जिस तरीके से, देखिए मेन चीज़ ये है कि आरोप तो ब्रजभूषण सिंह पर भी लगे थे, जी जी। क्या हुआ? तो जब तक आरोप प्रदर्शन आंदोलन भी हुआ उनके खिलाफ, प्रदर्शन आंदोलन भी हुआ उनके खिलाफ, लेकिन जब तक न्याय, चंद्रशेखर जी ने भी आंदोलन किया था, आपको पता ही चंद्रशेखर ने भी आंदोलन किया था। अब चंद्रशेखर ने ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ आंदोलन किया था, अब जब आरोप चंद्रशेखर पर लग रहे हैं तो ब्रजभूषण सिंह बोल रहे हैं, है ना। तो जब तक कोर्ट फैसला ना कर दे किसी की व्यक्तिगत चीज़ों को लेकर, उस पर टीका टिप्पणी करना ठीक नहीं है। हालांकि अगर आरोप अगर वो सिद्ध हो जाते हैं, क्या माने कि अब आप चंद्रशेखर जी के साथ आ चुके हैं, नहीं ऐसा बचाव कुछ नहीं करते हुए है। नजर आ रहे हैं? बचाव नहीं कर रहे हैं। मेन चीज़ देखिए, मेन चीज़ ये है किसी की व्यक्तिगत राजनीति पर, व्यक्तिगत जीवन पर टीका टिप्पणी, मैं कोर्ट तो हूँ नहीं, कोई भी नेता व्यक्तिगत नहीं होता है, सार्वजनिक जीवन में रहता है उसका। मेन चीज़ देखिए, मैं कोर्ट तो हूँ नहीं। नहीं, मैं एनालिटिकल बात कर रहा हूँ कि इस तरह के आरोप किसी नेता पर लगे तो क्या उसका नुकसान होता है राजनीतिक जीवन में, करियर में कोई ढलान आता है ऐसे लगने पे? ये मैं कह रहा हूँ। कई बार देखा है कि नुकसान भी होता है, बहुत सी बार बहुत सी बार देखा है उसको फ़ायदा भी हो जाता है उन सब चीज़ों का। बहुत सी बार नेता ये साबित कर देते हैं कि ये सामने वालों का षड्यंत्र है ना। वो डिपेंड करता है। ब्रजभूषण सिंह पर आरोप लगे, आप देख लीजिए, उनके लड़के चुनाव जीत गए, क्या नुकसान हुआ? टिकट मिल गया लड़के को। जो रेसलिंग फेडरेशन था वहाँ पर आप मानते हैं चंद्रशेखर को कोई नुकसान नहीं होगा? नहीं, ये बताएगा कोर्ट, ये कोर्ट तय करेगा। लेकिन अभी केस कोर्ट में नहीं है। हाँ, कोर्ट में केस नहीं है। जब केस कोर्ट में जाएगा तो वो कोर्ट तय करेगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा, वो तो कोर्ट तय करेगा। चुनौती बन सकते हैं बीएसपी के लिए? चुनौती बन सकते हैं बीएसपी के लिए, ये कहना मुश्किल है। देखिए बीएसपी की राजनीति आज की नहीं है। बीएसपी ने लोगों के लिए वो किया है। हालांकि जब बीएसपी का नतीजे सही नहीं आए तो ऐसे में कुछ वोट चंद्रशेखर की तरफ छिटक सकता है, ये देखते हुए कि चंद्रशेखर अभी उभर कर आ रहे हैं। लेकिन बीएसपी एक बड़ा पेड़ है, वो बरगद है। न जाने कितने और दल जो ऐसे हैं प्रदेश में तमाम जगहों पर जो बहुजन विचारधाराओं पर चलते हैं, लेकिन क्या बीएसपी के बराबर कामयाब हो पाए? आप देख लीजिए महाराष्ट्र में। नहीं, मौजूदा अगर राजनीति है, कह रहे हैं एक ही विधायक है, एक ही सांसद है, विरोधी लगातार आरोप लगा रहे हैं। नहीं, मौजूदा राजनीति जो नंबर होता है, नंबर से हम लोग किसी पार्टी की राजनीति उस तरीके से तय नहीं कर सकते कि क्या है क्या नहीं है। मेन चीज़ है उसका संगठन कितना काम कर रहा है। संगठन मजबूत है बीएसपी का? दिखता है वो तो सबको मजबूत है ना। अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए, दिखता है पार्टी सब जगहों पर अपने कैंडिडेट लड़ा रही है, लोग खड़े कर रही है। 22 के विधानसभा चुनाव की बात देखी जाए तो वोट मिल रहा है, जमानत जब्त नहीं हो रही है। 80 सीटों पर चुनाव लड़ी थी पार्टी। विनीत जी, गौरव जी कह रहे हैं बीएसपी का संगठन यूपी में मजबूत है, आप सहमत हो? देखिए, बीएसपी का संगठन मजबूत है कि नहीं ये तो बड़ा सवाल है, लेकिन बीएसपी के पास कैडर के ऐसे लोग हैं जो कभी बीएसपी का साथ नहीं छोड़ेंगे। वो हर कीमत पर बीएसपी के साथ खड़े हैं और यही बीएसपी की यूएसपी है। और बीएसपी के पास जो सबसे बड़ी फसल है, जो सबसे बड़ी चीज़ है, वो उनके कैडर से, मान्यवर काशीराम के साथ के जो लोग निकले थे, आज मान्यवर साहब के जाने के बाद भले ही कुछ लोग साथ छोड़ के चले गए, जो भी वजह रही, या हो सकता है कि जिस तरीके का अभी कम एक्टिविटी दिख रहा है बसपा का, उसकी वजह से लोग दूर हुए हों, लेकिन यकीन मानिए अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग बसपा का वोट ना कटवाएं तो आज भी बसपा का कोर वोटर और उसके कोर लोग बसपा के पास बचे हुए हैं। लेकिन आने वाले चुनाव करो या मरो के चुनाव हैं। अखिलेश जी का जो पीडी है उसे कैसे देख रहे हो आप? अखिलेश जी का पीडी और बीएसपी के बहुजन में अंतर क्या है, मुझे ये बताइए। अखिलेश जी का पीडीए बीएसपी का बहुजन का नया अपडेटेड प्रारूप है। आज बहन जी बहुजन की बात नहीं कर रही हैं, या उस तरीके की चीज़ें नहीं शो हो रही हैं, मीडिया नहीं दिखा रहा है, या जो भी कह लीजिए, या संगठन एक स्तर पर। देखिए सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, नेता कितना एक्टिव है। अखिलेश यादव भले ही कई बार क्षेत्र में न दिखते हों, लेकिन प्रेस के सामने हर रोज़ जा रहे हैं, हफ्ते में 3 बार 4 बार प्रेस के सामने जा रहे हैं। और जो उनका पीडीए का नारा है वो एक्चुअली बहुजन का ही मॉडर्न प्रारूप है, उसमें कुछ भी नया नहीं। और मजे की बात कि बसपा के जो पुराने कैडर के नेता थे, क्या आज समाजवादी पार्टी में नहीं है? मैं तमाम नाम आपको गिना दूंगा जो आज बसपा के साथ खड़े हैं और पीडीए फॉर्मूले के साथ वो पूरी ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं। जमीन पे सबसे ज़्यादा कार्यक्रम कराने वाले लोगों में आज पीडीए के लोग हैं, वही पीडीए जिनको आप बहुजन कहते हैं। गौरव जी, क्या ये नया अपडेटेड जो वर्जन बता रहे हैं, देखिए ये क्या लगता है चुनौती है अखिलेश? ये बात तो मैं मानता हूँ कि बीएसपी में जिन लोगों को मान्यवर कांशीराम साहब ने तैयार किया, आर के चौधरी हों, बाबू सिंह कुशवाहा हों, तमाम लोग जो हैं वो सपा के साथ हैं। और 37 सांसद अगर देखे जाएं और उसको हम ध्यान से देखें, बाबू सिंह कुशवाहा हुए, इंद्रजीत सरोज, तमाम जो नेता हैं वो कहीं ना कहीं उनकी जो जड़ जो हैं वो बीएसपी वाले बहुजन से जुड़ी हुई है। अब वो किसी भी कारण की वजह से पार्टी छोड़ के गए हों, किसी भी कारण की वजह से सपा में गए, क्योंकि देखो राजनेता जो होता है ना, उसका काम होता है सत्ता में आना। तो उसको जहाँ लगता है कि सत्ता में आऊँगा, जहाँ तो बीएसपी में रहे तो और सत्ता में आएगा।
आप कह रहे हो बीएसपी मजबूत है, तो क्यों ये लोग विचारधारा छोड़ रहे हैं? अब देखिए क्यों विचारधारा छोड़ रहे हैं, ये बात सवाल आपने किया है कि किस तरीके से। मेन चीज़ ये होता है ना कि नेता का काम, नेता को देखना होता है कि वो चुनाव कहाँ से जीत रहा है, परसेप्शन मीडिया का कैसे बनता है। चुनाव से पहले एक नैरेटिव सेट होता है। आप 2019 का चुनाव खोल के देखिए, जब सपा बसपा साथ में थी उस समय क्या नैरेटिव था, 22 के चुनाव में क्या नैरेटिव बना। तो चुनाव से पहले एक नैरेटिव की लड़ाई होती है। और विनीत भाई ने जो बात बोली मीडिया को लेके कि अखिलेश यादव जो हर रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तमाम चीज़ों पर बोलते हैं और सबके सामने आते हैं, उसका भी एक नैरेटिव बनता है। आप मीडिया के सामने लगातार उस तरीके से रहते हैं। बहन जी का काम करने का तरीका अलग है। वो बोलती हैं कि हम अपने कैडर पर काम कर रहे हैं, अपने संगठन पर काम कर रहे हैं, हम मीडिया पर भरोसा नहीं करते, हम छोटे छोटी कमेटियाँ बनाकर कैडर कैंप दे रहे हैं, संगठन दे रहे हैं, वो संगठन की बातें कर रहे हैं। और हम देखें धीरे धीरे तो उनके काम भी उस तरीके से धीरे धीरे हो रहे हैं। काम करने का तरीका अलग अलग होता है, लेकिन चुनाव से पहले एक जो परसेप्शन क्रिएट होता है, मीडिया इसमें मेन भूमिका निभा रहा है परसेप्शन में? मीडिया मेन नहीं कह सकते, लेकिन मीडिया भूमिका निभाता है। मीडिया भूमिका निभाता है क्योंकि क्या बहन जी को इस बात की जानकारी नहीं है कि मीडिया भी कुछ कर सकता है, परसेप्शन बदल सकता है? इसी मीडिया ने बीजेपी को कहां से कहां पहुंचा दिया। बहन जी तो उनकी तो रणनीति साफ है ना। वो उनका मानना ये है, जैसे मान्यवर कांशीराम साहब कहा करते थे कि मीडिया तो ये मनुवादी मीडिया है, हमारी बात नहीं करेगा, हम लोग कितना भी देखें। अब आपको बात बताता हूँ मैं, कौशाम्बी वाला मामला था, विश्वनाथ पाल वहाँ पहुँचे, उसमें कितना हाइप क्रिएट हुआ, लेकिन बताइए किस मेन स्ट्रीम चैनल ने उसको दिखाया? विश्वनाथ पाल लगातार दौरे कर रहे हैं, कौन सा चैनल दिखाता है? क्या कहेंगे विनीत जी, ये जो बता रहे हैं कि विश्वनाथ पाल बड़े एक्टिव हैं, बिल्कुल कौशाम्बी पहुंच जाते हैं, यहाँ पहुंच हर जगह। पिछले कुछ दिनों में विश्वनाथ पाल जी बहुत एक्टिव हैं। हर एक प्रकरण में, दलित समाज का, पिछड़े समाज का कोई भी प्रकरण हो, विश्वनाथ पाल जी पहुंचते हैं, उसमें कोई शक नहीं है। वो एक प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से निभा रहे हैं। विनीत जी, आपसे मेरा एक आखिरी सवाल है, क्या यादव हिंदू नहीं है? ये देखिए, पहली बात तो ये कि इस देश में शूद्र और अति शूद्र या अछूत लोग, हिंदू जानते हैं कौन होता है? जिसका जनेऊ संस्कार होता है, उपनयन संस्कार। आपका हो सकता है, करा के देखिए जरा, कोई कराएगा आपका? मेरा हो सकता है, गौरव का हो सकता है, नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। अनुज खड़ा है ना, उसका करा दीजिए, आप करा दीजिए, हम मान लेंगे हिंदू हैं। मतलब जिसका जनेऊ होगा वही हिंदू माना जाएगा? मैं नहीं कहता हूँ, ये हमारे लोग कहते हैं। अभी आपने देख लिया इटावा की घटना, आपने देखी होगी क्या हुआ। और कोई वहाँ पे सिर्फ यादव जी नहीं थे, ओबीसी एससी दोनों था, दोनों को उन्होंने बराबर से हैसियत दिखाई है पूरी रात। और जो लोग अपने आप को उच्च कहते हैं, जो अपने आप को शुद्ध पवित्र कहते हैं, जो असल में बिचौलिए हैं, असली धंधे वाले लोग, वो पूरी रात दारू पी के पीट रहे थे। समझ रहे हैं? वो धर्म का काम मदिरा में मदहोश होकर पूरी रात करते रहे। और आप पूछ रहे हैं कि दलित पिछड़ा हिंदू हैं कि नहीं है। अब हम कैसे बताएं कि क्या हैं भैया? हिंदू हैं भाई, कट्टर हिंदू हैं। उठवा दे ही रहे हैं, यूपी में नहीं दे रहे हैं, वहाँ दे रहे हैं ना, क्या बोलते हैं आपका, हरियाणा में दे ही रहे हैं, राजस्थान में दे ही रहे हैं। तो क्या इस प्रकरण के बाद यादव की जो सोच है वो बदलेगी थोड़ा सा? भाई साहब, हम क्या समझ रहे थे, हमें क्या समझा गया? मैं आपको बताता हूँ। देखिए, यादवों की सोच तब बदलेगी जब आप बदलने की कोशिश करेंगे। आपने कितने प्रयास किए, आपकी कितनी कोशिशें रही, आपके कितने कैडर कैंप यादवों के बीच हुए, और अब तक की जो राजनीति रही वो किस चीज़ को देखकर होती रही, किस चीज़ के सेंट्रिक रही, ये बहुत समझने की ज़रूरत है। एक लास्ट सवाल, यादव इस बार किसके साथ जाएगा? ये जाति से कह देना कि यादव किसके साथ जाएगा वो बड़ी ओबीसी बोल दी, ओबीसी का। देखिए, ओबीसी का वोट जो है, विनीत भाई क्या लगता है, ओबीसी जो है जिस तरीके से, देखिए ओबीसी का वोट किधर जाएगा, दलितों का वोट किधर जाएगा, ये बताना हमारा और गौरव का काम नहीं है। हम ओबीसी और एससी के साथ जो कुछ हो रहा है, उन खबरों को, उन घटनाओं को उनके सामने सच रखेंगे, सच्चाई दिखाएंगे। ये उनको तय करना है कि वोट किसको देना है। वो अगर उनको लगता है कि वो कंफर्टेबल मोदी जी को वोट देने में है तो वो देते रहें, हम उनके साथ हो रहे शोषण को दिखाते रहेंगे। जब वो ऊब जाएंगे तो वो खुद तय कर लेंगे कि बसपा चाहिए कि सपा चाहिए। और जिसके साथ वो दिखेंगे, आपको नतीजे दिखेंगे। आपने देखे हैं 24 के नतीजे, आपने देखे हैं 22 के नतीजे, आपने देखे हैं 19 और 14 के नतीजे। जिधर ओबीसी जाएगा, जिधर एससी जाएगा, उधर आपको नतीजा दिखेगा। आपने देखा है कि 22 में ओबीसी ने कहाँ वोट किया, प्रदेश में क्या हो रहा है। अब ओबीसी अगर वो कौशाम्बी वाला मामला देखेगा, वो इटावा वाला मामला देखेगा, उसको अगर और उसको लग रहा है कि नहीं भैया ये जो सब है ये नॉर्मल है, तो वो जाए भाजपा को वोट करे। बिल्कुल। तो भैया ओबीसी, एससी एसटी ओबीसी, हम तीनों की बात करेंगे और मुस्लिम समाज को भी कहेंगे, आंखें खोल लो। जो सोचा था, जो सोचा था क्या वो हुआ? दिल पे हाथ रख के सोचिएगा, प्रतिक्रिया दीजिएगा। वीडियो कैसी लगी? धन्यवाद।